एक्चुअली में। चलो ठीक है, तो एक बार सारे बच्चे ज्वाइन कर लो, फिर स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो चैप्टर है ये सब तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा ये भी कंप्लीट कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशन इन इंडिया, आज ये है आज का अपना टॉपिक, जो कि हम लोग कवर करेंगे। बहुत ही सिंपल टॉपिक है ना। बहुत कुछ ज्यादा इसमें डिटेल नहीं है, लेकिन यस, इम्पोर्टेंट तो है। ठीक है, इम्पोर्टेंट तो बहुत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं विद्रोह। रिवॉल्यूशन वो वाला रिवॉल्यूशन नहीं है। रिवॉल्यूशन कलर रिवॉल्यूशन है ये। भाई, रेड रिवॉल्यूशन किस चीज को लेकर है, व्हाइट रिवॉल्यूशन किस चीज को लेकर है। समझ गए मेरी बात? तो उस चीज को लेकर है ये रिवॉल्यूशन, उस चीज को नहीं है जो कि आपको लग रहा होगा। ठीक है, इज इम्पोर्टेंट कलर रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया। डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के प्रोडक्ट हैं, उनके डिफरेंट कलर्स हैं। उसी प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट हैं और उनके फादर भी हैं। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, जैसे कि आपको मालूम होगा। आवाज आवाज परफेक्टली आ रही है ना गाइस? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एवरीथिंग परफेक्ट? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पीडीएफ पीडीएफ लगा लेते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चलिए शुरुआत करें। ठीक है, होपफुली सारे बच्चों ने जो है वो क्लास ज्वाइन कर ली होगी। सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया होगा। ठीक है, शुरुआत करें। तो सबसे पहले है आपका दोस्तों ग्रीन रिवॉल्यूशन। नाम से पता लग रहा है ग्रीन का मतलब क्या है, एग्रीकल्चर है। आपकी कृषि जो है उससे संबंधित है आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन। फादर कौन माने जाते हैं? फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन माने जाते हैं। इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन पूछा जाएगा तो स्वामीनाथन करोगे। अगर वर्ल्ड लेवल पे पूछा जाएगा तो आप आंसर क्या करोगे? नॉर्मन बॉरलैग। ओके गाइस, नॉर्मन के बारे में आपको पता होना चाहिए। बहुत ही खतरनाक अमेरिकन एग्रीकल्चरिस्ट थे। अमेरिका से बिलोंग किया करते थे। एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन को बढ़ाना, है ना, को लेकर इन्होंने काम किया। नॉर्मन ऐसे आदमी है दोस्तों जिनको नोबेल का पीस प्राइज भी मिला है, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। अमेरिका का जो सबसे बड़ा अवार्ड है सिविलियन के लिए, वो भी इनको मिला हुआ है। ठीक है गाइस, और कांग्रेचुअल गोल्ड मेडल होता है यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस का, यूएस का ही, वो भी मिला है। ठीक है गाइस, तो ये बहुत ज्यादा फेमस थे। और इन्होंने वीट की वैरायटीज को लेकर बहुत काम किया है। ठीक है, इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर ये बहुत फेमस है। उसी प्रकार से दोस्तों जो अपने एम एस स्वामीनाथन है, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये भी दोस्तों इंडियन जेनेटिस्ट थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए जाने जाते हैं। और हमारे जो स्वामीनाथन है, उन्होंने वीट के ऊपर और राइस के ऊपर, दो के ऊपर दोस्तों बहुत काम किया है। ठीक है, और इंडिया के अंदर प्रोडक्शन बढ़ाने को लेकर काफी काम किया। एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन भी है, एक नॉन प्रॉफिट एनजीओ है जो कि चेन्नई के अंदर बेस्ड है। वहां पे इसको लेकर काफी काम होता है इनका।
विजन क्या था कि वर्ल्ड को पॉवर्टी और हंगर से दूर कर दिया जाए। ठीक है। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया करते हैं, एवरग्रीन रेवोल्यूशन को तौर पे जाने जाते हैं। ये अपने दोस्तों स्वामीनाथन जी 1972 से लेकर 79 तक जो आईसीएमआर है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसके हेड भी रह चुके थे एग्रीकल्चर रिसर्च के। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर, डायरेक्टर जनरल रहे। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कहां पर है भाई इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट? कौन बताएगा? इंटरनेशनल, पेपर में आता है राइस रिसर्च। मोदी जी जाके भी आए थे यहाँ पे। अरे यार, इंटरनेशनल है, फिलीपींस में है। कहां पर है? फिलीपींस के अंदर है। ठीक है। तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी इन्होंने काफी काम है जो कि किया है। तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ। ओके। एमपी भी रह चुके थे राज्यसभा के, 2013 के अंदर ये एमपी थे राज्यसभा के, है ना। चलो ठीक है, तो ये सारी बात हो चुकी है। तो 1960 में इसकी शुरुआत हुई थी। हमने फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात करी थी, समझ गए, ताकि ज्यादा लोगों को खाना पहुंचाया जा सके। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन सबको समझ में आ गया क्या? ग्रीन रेवोल्यूशन सबको समझ आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? गाइस, अगर आपको कंप्लीट जीके पढ़नी है, मैथ पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है और इंग्लिश पढ़नी है सभी एग्जाम के लिए, तो आप एसएससी का प्लस कोर्स ले सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको कंप्लीट जीके पढ़ा रहा हूँ वहां पे। और मेरी जीके में मैं आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक जीके, सब कुछ है जो कि मैंने करवाया है। इसके अलावा आपको बाकी सारे सब्जेक्ट भी वहां पे मिल जाएंगे। तो 450 रुपये पर मंथ में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। रेफरल कोड आपको मालूम है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU टैग। ओके। आगे बात करते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन। तो व्हाइट रेवोल्यूशन इंडिया में दोस्तों, इसको ऑपरेशन फ्लड भी नाम दिया गया था। और ये मिल्क के लिए, देखो दूध सफेद होता है ना, इसीलिए इसका नाम व्हाइट रेवोल्यूशन दिया गया। वर्गीस कुरियन जो कि फाउंडर थे दोस्तों अमूल नाम की कंपनी के, है ना, तो उनके द्वारा शुरुआत करी गई। और श्याम बेनेगल जी ने भी दोस्तों अमूल के लेकर काम किया, है ना, छोटी छोटी क्लिप्स बनाई, टीवी के ऊपर चलाई। तो उसको लेकर दोस्तों काफी काम है जो कि कराया गया था। ठीक है, तो वर्गीस कुरियन बहुत ही फेमस माने जाते हैं, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन के तौर पे जाने जाते हैं। ठीक है गाइस, एंटरप्रेन्योर थे। और इनका आइडिया था बिलियन लीटर आइडिया। एक्चुअली के अंदर वर्गीस कुरियन जो है ना, इनका आइडिया था बिलियन लीटर आइडिया, कि हम लोग बिलियन लीटर है जो कि प्रोड्यूस करेंगे। तो उसका नाम था ऑपरेशन फ्लड। समझ गए मेरी बात? डेयरी फार्मिंग को लेकर इन्होंने काफी काम किया। और आज के टाइम पे दोस्तों, भारत जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ मिल्क। बिलियन लीटर का मतलब है कि एक दिन में हम लोग बिलियन लीटर जो है वो प्रोड्यूस करेंगे मिल्क का। हमने डबल है जो कि अपनी कैपेसिटी कर दी थी, मतलब, और 4 गुना 30 सालों के अंदर करी है। ठीक है guys? और इसके अंदर बोला जाता है कि आप डेयरी पे जाइए, किसी भी फार्मर को कभी मना नहीं किया जाएगा दूध लेने को लेकर। समझ गए मेरी बात? किसी भी फार्मर को कभी मना नहीं किया जाएगा किस चीज को लेकर, उनको कभी भी मिल्क देने को लेकर। तो जो चाहे जो है वो मिल्क दे सकता है यहाँ पे। उसके जितना उसमें फैट होता है उसके हिसाब से उसको पैसा जो है वो दे दिया जाता है। ओके गाइज। और बफेलो मिल्क से इन्होंने मिल्क पाउडर भी बनाने की शुरुआत कर दी थी। जिन लोगों को मिल्क नहीं मिलता है तो मिल्क पाउडर से भी वो स्टोरेज करके काफी टाइम तक काम में ले सकते हैं। केरला में इनका जन्म हुआ, 90 साल की उम्र में गुजरात में इनकी मृत्यु हुई। ठीक है। और वर्ल्ड फूड प्राइज भी इनको मिला हुआ है।
एनटीपीसी एब्सेंट को सेकंड चांस मिलेगा? नहीं बेटा राजेश, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, डबल मैक्सेस अवार्ड भी मिला हुआ है। ठीक है, चलिए, ये व्हाइट रेवोल्यूशन हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं अपने ब्लू रेवोल्यूशन को लेकर। जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, एक बार आपको टाइम मिलता है वापस से अप्लाई करने का, देख लेना नोटिफिकेशन में दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है ना समीर? तो सब कुछ यहाँ आपको वेबसाइट पे मिलता है ऑफिशियली। ब्लू रेवोल्यूशन किसको लेकर है? फिश को लेकर और एक्वा को लेकर। एक्वा का मतलब तो कुछ नहीं है, पानी होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो भी समुद्र के अंदर चीजें हैं उनको बढ़ाने को लेकर, एक्वाटिक एनिमल और प्लांट्स को बढ़ाने को लेकर, है ना, ब्लू रिवोल्यूशन की शुरुआत करी गई। ओके गाइस, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है दोस्तों फिश का, आफ्टर चाइना। और इसके फादर हीरालाल चौधरी जी को दोस्तों माना जाता है। हीरालाल चौधरी। अब हीरालाल चौधरी के बारे में बात करें तो हीरालाल चौधरी जी जो है वो शुरुआत से ही इसको लेकर काम किया करते थे। ठीक है, फिशिंग को लेकर, इन सब को लेकर। और ये बंगाल से दोस्तों बिलोंग किया करते थे। बंगाली फिशरीज साइंटिस्ट है जो कि इनको माना जाता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? बंगाल में जन्म हुआ, बंगाल में मृत्यु हुई है, और काफी जबरदस्त पर्सन माने जाते हैं। ब्रीडिंग जो है ना वो भी इन्होंने स्टार्ट करी थी छोटे छोटे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं गोल्डन रिवॉल्यूशन। गोल्डन रिवॉल्यूशन जो है वो फ्रूट का है, हनी का है और हॉर्टिकल्चर का है। तीन चीजों का फ्रूट गोल्डन रिवोल्यूशन है जो कि आपको देखने को मिलता है। अब इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं, हॉर्टिकल्चर भी पूछ सकते हैं, ओके, हनी भी पूछ सकते हैं, और साथ में फ्रूट्स के बारे में भी पूछ सकते हैं। हॉर्टिकल्चर का मीनिंग क्या होता है? हॉर्टिकल्चर में क्या करते हैं हम लोग? प्लांट उगाते हैं, हाँ, बागबानी बोल सकते हैं हम इसको एक तरीके से। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर होता है जब आप कल्टीवेशन करते हो मेडिकल प्लांट का, फ्रूट्स का, वेजिटेबल का, हर चीजों का जब आप कल्टीवेशन करते हो तो उसको हम लोग हॉर्टिकल्चर कहते हैं। इसके अंदर वीट, राइस, ये सब चीजें इसके अंदर नहीं आती, उसको एग्रीकल्चर कहते हैं, ये हॉर्टिकल्चर होता है। समझ गए मेरी बात? फादर कौन माने जाते हैं? निरपेक टूटस के फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन माना जाता है। तो 91 से 2013 के बीच में इसकी शुरुआत है जो कि करी गई थी। ठीक है, एक मिनट। बहुत कम लोगों को इसके फादर के बारे में पता होता है। फादर कौन है गोल्डन रेवोल्यूशन के? निरपेक्ष से आप उसको नाम याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं सिल्वर रेवोल्यूशन को लेकर। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर है एग्स, पोल्ट्री फार्मिंग। राजेश कोरोना पॉजिटिव थे क्या आप? चलो कोई बात नहीं राजेश, अब छूट गया तो छूट गया, कोई बात नहीं, आगे की तरफ मूव ऑन करो। ठीक है, तो सिल्वर की बात करें तो आपने देखा होगा एग का कलर जो है वो सिल्वर जैसा ही होता है थोड़ा बहुत। तो एग हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, ये सिल्वर रिवोल्यूशन कहलाती है। ठीक है, इस आपको मालूम है लोग जो है अंडे वंडे खाते हैं, संडे या मंडे, रोज का मंडे, है ना, काफी फेमस स्लोगन है। और हालांकि अपन तो संडे और मंडे कभी भी नहीं खाते अंडे, लेकिन बहुत लोग खाते हैं, तो कोई बात नहीं, सबको अपना टेस्ट है। तो काफी प्रोटीन का सोर्स माना जाता है दोस्तों, है ना। चिकन हो गए, टर्की हो गए, डक्स हो गए। और फादर जो सिल्वर रिवोल्यूशन के माने जाते हैं वो इंदिरा गांधी मानी जाती है। ठीक है इस, तो इंदिरा गांधी जो है वो मानी जाती है ना। ठीक है, हाँ बिल्कुल, अपन वेजिटेरियन है, एकदम पक्का वेजिटेरियन, शुद्ध शाकाहारी एकदम। ठीक है, तो सिल्वर रिवोल्यूशन का जो फादर इंदिरा गांधी जी ने इसको काफी प्रमोट है जो कि किया था। नेक्स्ट आता है ब्लैक रिवोल्यूशन। तो ब्लैक की बात करें तो दोस्तों पेट्रोलियम, जैसा कि आप सभी को मालूम है, ओके, पेट्रोलियम जो है एक तरीके से काला कलर का है जो कि वो देखने को मिलता है स्टार्टिंग में जब निकालते हो ना पेट्रोलियम।
समझ गए? तो आपको बिल्कुल ब्लैक कलर का मिलता है, इसलिए ब्लैक रिवॉल्यूशन हम लोग इसको कहते हैं। 1970 में इसकी शुरुआत है दोस्तों, जो कि करी गई थी। ठीक है गाइस, पेट्रा का मतलब क्या होता है, थोड़ा पेट्रोलियम के बारे में आपको पढ़ा देता हूं मैं। देखो, पेट्रा का मतलब होता है रॉक, और लियम का मतलब होता है ऑयल। जो रॉक में से ऑयल निकले उसको अपन पेट्रोलियम कहते हैं। ये मेजरली आपको कौन सी रॉक में मिलता है? ये आपको सेडिमेंट्री रॉक जो होती है, पहले तो सबसे पहले तो कौन सी होती है? नई वाली इग्नियस होती है, उसके बाद सेडिमेंट्री, फिर मेटामॉर्फिक। तो जो, हाँ, सेकंड वाली है, उसको सेडिमेंट्री रॉक के अंदर ही आपको गैस मिलती है, आपको क्रूड ऑयल मिलता है, ये सब मिलता है। सेडिमेंट्री रॉक की बात करें तो दोस्तों, आ, ये वो एरिया होता है जहाँ पे पानी बहुत होता है किसी जमाने में, जैसे कि सऊदी और ये जो गल्फ कंट्रीज है ना, यहाँ पे पानी बहुत हुआ करता था किसी जमाने में। तो ऐसी जगह पे सेडिमेंट्री रॉक पाई जाती है, जैसे कि बाड़मेर है, वहां पे भी रिफाइनरी है। तो बाड़मेर में आज तो पानी नहीं है, लेकिन किसी जमाने में बहुत पानी हुआ करता था। बॉम्बे हाई आपने देखा होगा समुद्र के बीच में, तो समुद्र के बीच में, इसलिए वहां पे सेडिमेंट्री रॉक पाई जाती है। समझ गए मेरी बात? कोल से थोड़ा बेटर है, जो कि माना जाता है 90 to 95% इनकी क्या मानी जाती है, हाइड्रोकार्बन है जो कि इसके अंदर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर भी आपको ये देखने को मिलते हैं। और बताओ, कहाँ कहाँ पे आपको इंडिया में देखने को मिलेगा? एक तो आपका बॉम्बे हाई, एक आपका कंबाक गल्फ, और एक आसाम। इन तीन जगह में आपको दोस्तों सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा ब्रह्मपुत्रा वैली है, बाड़मेर है, गुजरात है, कावेरी वाला एरिया है, वहां पर भी आपको नॉर्मली देखने को मिल जाता है। ठीक है, दिग्बोई फील्ड के बारे में आपको मालूम ही है ना, गुजरात में भी आपको मालूम होगा। देखो, जैसे कि अगर मैं आसाम के बारे में अगर आपको बताऊं, तो आसाम में आपको एक तो दिग्बोई, जो कि एशिया की सबसे पुरानी मानी जाती है। ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ यही है, एक और है, नहर काटिया करके भी है। और मोरन करके भी एक और, तो और भी ब्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे आसाम के द्वारा। अलावा अगर गुजरात की बात करें, तो सेडिमेंट्री रॉक आपको गुजरात में अंकलेश्वर, खंभात, अहमदाबाद, है ना। समझ गए, बहुत जगह पे देखने को मिलेगी। राजस्थान के अंदर भी बात करें, तो राजस्थान में भी तीन इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है, उसका नाम है मंगला, सरस्वती और राजेश्वरी। ठीक है, राजस्थान की बात करें, तो एक का नाम है मंगला, एक का नाम है राजेश्वरी, और तीसरे का नाम कौन सा है? सरस्वती। ठीक है, तो अजीब अजीब से नाम है। सरस्वती तो ठीक है, राजेश्वरी और बंगला, ये भी आपको वहां पे ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर है। वेस्टर्न कोस्ट में मुंबई है, आपको मालूम ही है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के वहां पे भी मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहली बार दोस्तों ऑयल रिफाइनरी कहाँ पे लगाई गई? हाँ, 1901 में, वही आसाम के अंदर। सेकंड भी वही लगी थी, सेकंड भी महाराष्ट्र में लगी थी, तारापुर के अंदर। ठीक है, तो ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा, पेपर में सवाल है जो कि बनते हैं। ओके, ब्लैक पेट्रोलियम हो चुका है, येलो की तरफ आ जाओ। येलो पेट्रोलियम की बात करें, ऑयल सीड्स होते हैं येलो कलर के, तेल बनता है सरसों का येलो कलर का। तो 1986 में इसकी शुरुआत हुई, और टेक्नोलॉजी मिशन क्रेशिंग के बाद में इसकी शुरुआत और बढ़ गई। तो ऑयल प्रोडक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजों के अंदर इसको काम में लिया जाता है। हमारे राजस्थान में सरसों तो आपको मालूम है।
पाने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है। लार्जेस्ट प्रोडक्शन कौन करता है ऑयल सीड का इंडिया में? सोयाबीन का होता है वैसे तो। इसी के अंदर जो तेल बनता है वो अपना सोयाबीन का बनता है। और मध्य प्रदेश, ठीक है, नंबर 1 पे है। चलिए, पिंक रिवॉल्यूशन दोस्तों प्रॉन्स को लेकर है। ठीक है। तो जो झींगे होते हैं ना उसको लेकर पिंक कलर के हैं। फादर कौन है? दुर्गेश पटेल। पिंक रिवॉल्यूशन। ठीक है। लोग बहुत मन से बहुत मजे से खाते हैं मतलब। कितने लोग यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन है? कितने लोग वेजिटेरियन है? जो वेजिटेरियन है वो नो पे करो। जो नॉन वेजिटेरियन है वो यस पे क्लिक करो। क्या बात है, यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन 60% है, वेजिटेरियन 40% है। क्या बात है यार, रेशियो बड़ा खतरनाक है। कभी कभी नॉनवेज आपने कभी नहीं खाया क्या? मैंने खाया यार 2013 से पहले, बहुत खाया है। इनफैक्ट 2013 से पहले मैंने मेरी लाइफ में जितनी बार भी घर के बाहर खाना खाया है वो नॉनवेज ही खाया है। ठीक है। अपन उन्हीं शर्मा में से हुआ करते थे जो घर पे तो किसी को पता नहीं होता था और बाहर दबा के खाया करते थे। मतलब मैं डिनर करने के बाद में वापस से डिनर कर लिया करता था अगर किसी दोस्त का ऑप्शन मिल जाए, उसका फोन आ जाए कि चलो नॉनवेज खाने चलते हैं। ठीक है। चलो, लेकिन घर में किसी को नहीं पता था। मतलब अब तो क्या छोड़ दिया 2013 के बाद तो। चलिए, अब तो वही है यार, बेचारा कोई ज्यादा टेस्टी नहीं मिलती है अब तो। नॉनवेज खाने वाला समझ सकता है कि कितना टेस्टी होता है नॉन वेजिटेरियन फूड वैसे। वेजिटेरियन में तो बेचारा पनीर के अलावा कुछ होता ही नहीं है यार। क्या खाया आदमी उसके अलावा? कोई ऑप्शन ही नजर नहीं आता। लेकिन नॉन वेजिटेरियन इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ, नॉट गुड फॉर द एनिमल्स। जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेस्ट वी आर किलिंग समवन, दैट इज नॉट अ गुड थिंग अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आपके। ठीक है। चलो, आपकी बॉडी में फिर भी नॉनवेज का असर क्यों नहीं है? वरुण, बहुत साल हो गए यार, 8 साल हो गए छुड़े में। कॉम्प्रोमाइज। चलो ठीक है, आगे बात करें ग्रे रिवोल्यूशन दोस्तों। ग्रे रिवोल्यूशन होता है फर्टिलाइजर्स का। ठीक है गाइस, फर्टिलाइजर्स का होता है आपका ग्रे। ओके, तो ये भी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। जो फर्टिलाइजर्स का जो कलर है वो ग्रे कलर का देखने को मिलता है, इसीलिए हम इसको ग्रे जो है वो कहते हैं। ठीक है। ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिम जाने के बाद कारण आपको नॉनवेज खाओगे तभी बॉडी बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोग, आमिर खान वेजिटेरियन है और देख लो कितनी खतरनाक बॉडी बनाता है। बहुत लोग हैं, मतलब ऐसी जरूरी नहीं है ऐसा। ये तो आपका वो है, क्या बोलते हैं, मिथ है कि वेजिट दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी वेजिटेरियन है। ये पता नहीं जेम्स, पता नहीं क्या करके नाम है उसका। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले दो तरीके के आपको फर्टिलाइजर्स देखने को मिलते हैं। एक तो होते हैं मैक्रो और एक होते हैं माइक्रो। मैक्रो मतलब थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी में यूज होते हैं। एनपीके, ओके, और सी ए एम जी सी ए एनपीके, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ठीक है। और जो बचे हुए हैं वो सारे माइक्रो माइक्रो हैं। जैसे कि आपका ब्रोमाइन हो गया, क्लोरीन हो गया, कॉपर,
आयरन, ये सब। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होते हैं, समझ गए मेरी बात। और इंडियन फर्टिलाइजर सेक्टर की बात करें तो काफी बड़ा फर्टिलाइजर सेक्टर है जो कि इंडिया में माना जाता है, हमारे यहाँ पे काफी यूज करते हैं मतलब। चलो, ठीक है। ठीक है, आगे बात करते हैं ब्राउन रेवोल्यूशन को लेकर। ब्राउन की बात करें तो ब्राउन कलर का लेदर होता है दोस्तों। आपको मालूम है ना, कानपुर बहुत ही फेमस है लेदर के लिए। कोको जो होता है आपका कॉफी, वो भी ब्राउन कलर का है। और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, ये सारे ब्राउन रेवोल्यूशन से संबंधित है। समझ गए मेरी बात। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज से, तो नॉन कन्वेंशनल कौन से होते हैं? जो न्यू न्यू या फिर आप उनको रेन्यूएबल बोल सकते हैं। जो रेन्यूएबल एनर्जी है या फिर जो न्यू एनर्जी होती है उसको अपन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी बोलते हैं। जैसे कि विंड एनर्जी हो गई, आपके बायोगैस एनर्जी हो गई, है ना, जियो थर्मल हो गई। ये सारे के सारे आपको ब्राउन रेवोल्यूशन के टाइम पे देखा गया। कॉफी भी है ना। इंडिया के अंदर कर्नाटक का कॉफी मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है और इंडिया में लेदर की बात करें, काफी बड़ी इंडस्ट्री है जो कि इंडिया के लेदर के अंदर देखने को मिलती है। और इंडिया से ऐसा होता है कि 500 रुपए का कोई जैकेट जाएगा ना, तो ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में उसको 5,000 रुपए में बेचते हैं लोग। ओके, तो काफी ओल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर मानी जाती है। 20-30 हजार लोगों को नौकरियां भी दोस्तों, ज्यादा मतलब इनफैक्ट 2-3 लाख लोगों को नौकरियां हैं जो कि लेदर इंडस्ट्री के अंदर मिलती है। ठीक है मतलब इंडिया जो है वर्ल्ड का 21% कैटल और बफेलो ये लेदर का प्रोडक्शन करता है। और 11% वर्ल्ड की गोट और शिप का पॉपुलेशन इंडिया में है। कैटल और बफेलो का भी है, तो इसीलिए इसका बाकी प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए, ठीक है, आगे बात करते हैं रेड रिवोल्यूशन। रेड क्या हो गया? आपका मीट हो गया और आपके टमाटो हो गया। एक वेजिटेरियन और एक नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, दुनिया में सबसे ज्यादा बीफ का जो एक्सपोर्ट है वो भी इंडिया ही करता है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। जो गाय का मीट है ना, वो सबसे ज्यादा इंडिया ही करता है पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है, और सबसे ज्यादा नाटक भी हमारे यहाँ पे करते हैं। और इतना नाटक करने के बाद में तो बंद कर देना चाहिए। मतलब आपको इनफैक्ट जान के हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा गाय की का जो एक्सपोर्ट हुआ है वो हमारे पूजनीय मोदी जी के एरा के अंदर हुआ है, मैक्सिमम। एक तरफ तो लोगों को मारा जाता है बीफ के नाम पे, दूसरी तरफ सरकार खुद ही जो है क्या कर रही है, बीफ के वर्ल्ड का लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर है मतलब है। ठीक है, तो कई सारे ह्यूमन ह्यूमन जो है ना, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो तो बोलती है कि भाई मत करो ऐसा, लेकिन फिर भी होता है। चलिए, तो मीट की बात करें तो विशाल तिवारी करके एक आदमी है, ये रेड रेवोल्यूशन के सबसे बड़े माने जाते हैं। राउंड रेवोल्यूशन की बात करें तो पोटैटो आपको राउंड मिलता है। एग भी आपको मिलता है राउंड तो, लेकिन एग कौन सा है? सिल्वर वाला है। ठीक है, चलिए, गोल्डन फाइबर। अब देखो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। एक तो पूछा गया था गोल्डन रेवोल्यूशन, तो गोल्डन में क्या था? फ्रूट था, हनी था, और क्या था? हॉर्टिकल्चर। लेकिन गोल्डन फाइबर पूछा जाए, फाइबर का मतलब कोई धागा टाइप, तो जूट दोस्तों गोल्डन फाइबर है, क्योंकि हम इसको काफी एक्सपोर्ट करते हैं और बहुत फायदा है जो कि हमको मिलता है। 2000 साल से दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं, जूट की हेल्प कर रहे हैं। जूट से को हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जूट की नहीं आती क्या, रस्सी आती है जो कि बांधने के काम आती है। आजकल तो पॉलिथीन बैग्स भी आ गए थे, मतलब जूट वाले बैग्स भी आ गए थे।
फिर उसी प्रकार से सिल्वर की बात करें तो सिल्वर बोलने में तो देखो एग वाला था। एग और कौन सा था? एग के अलावा सिल्वर कौन सा था? पोएट्री। हाँ। लेकिन जब आपके सिल्वर फाइबर के बारे में पूछा जाए तो कॉटन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। समझ गए मेरी बात? कॉटन तो आपको मालूम ही है दोस्तों, इंडिया के अंदर बहुत ही फेमस है और हमेशा की तरह 2000 सालों से कॉटन का एक्सपोर्ट है जो कि हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी बहुत ही ज्यादा बड़ी है और हालांकि काफी ज्यादा बिजनेस जो है वो बांग्लादेश भी ले गया इंडिया से। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी भी दुनिया की 7% मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट जो है वो इंडिया ही करता है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है इस, और 10 करोड़ लोगों को दोस्तों एक्सपोर्ट और एम्प्लॉयमेंट है जो कि इससे मिलता है। और टोटल प्रोडक्शन की बात करें तो 25% वर्ल्ड का प्रोडक्शन भी हम ही लोग करते हैं। ठीक है। और वियतनाम, बांग्लादेश ये बहुत तगड़ा टक्कर देते हैं। आप देखो कितने भी ब्रांडेड कपड़े आपको वियतनाम, जूते वूते सब वहीं से मिलेंगे बने हुए। ठीक है, इस आगे बात करते हैं फादर ऑफ इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी में कौन? विक्रम साराभाई माने जाते हैं। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर भी हमने तिरुवनंतपुरम में बना रखा है और पहले चेयरपर्सन है जो कि इसरो के बने थे। इन्हीं के अंडर में दोस्तों हमारे कलाम साहब भी जो है वो ग्रो हुए थे। ठीक है, तो 15 अगस्त 1969 को इसरो का फॉर्मेशन हुआ। विक्रम साराभाई दोस्तों बहुत ही ग्रेट पर्सन, बहुत ही ग्रेट लीडर है जो कि माने जाते हैं। नेहरू जी ने इनको दिया था दारोमदार। हमें भी स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर काम करना है। आज स्टार्ट करेंगे तो जाके आगे जाके हम लोग इसमें आगे जा पाएंगे। समझ गए? तो विक्रम साराभाई वो पर्सन थे जिन्होंने इनिशिएट किया स्पेस रिसर्च। और इनफैक्ट ना सिर्फ स्पेस रिसर्च में इन्होंने काम किया, उन्होंने न्यूक्लियर रिसर्च के अंदर भी काफी काम किया है। ठीक है, न्यूक्लियर रिसर्च के अंदर भी काफी काम किया। पद्म भूषण भी मिला है, विभूषण भी मिला है और स्पेस प्रोग्राम के फादर के तौर पे जाने जाते हैं। ठीक है गाइस, सबसे पहले एक फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी ओपन करी गई थी। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी 1945 के अंदर। ओके, विक्रम साराभाई के द्वारा। तो उसी टाइम पे पहली बार कॉस्मिक रेस के ऊपर रिसर्च हुई, इनके ऊपर बात हुई, है ना, इस तरीके से। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो ये तो हो गए। नेक्स्ट है, पहले चेयरपर्सन थे इसरो के, ध्यान रखिएगा। अभी कौन है प्रेजेंट में? के सिवन जी है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है फादर ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी के अंदर काम किया आपने होमी जे भाभा ने। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के हेड हुआ करते थे। तो होमी जी जो है ये एटॉमिक एनर्जी में काम करने में काफी इंटरेस्टेड थे। ओके, तो इनको भी नेहरू जी के द्वारा फिर एटॉमिक एनर्जी का कार्यकाल है, एटॉमिक एनर्जी जो है उसका लेकर न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे, फाउंडिंग डायरेक्टर थे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का नाम सुना है? वहां पे ये टाटा इंस्टीट्यूट ने, टाटा ने दोस्तों एक इंस्टीट्यूट बनाया था। ओके, रिसर्च को लेकर उसके भी ये डायरेक्टर और साथ में प्रोफेसर हुआ करते थे। ठीक है गाइस, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम इनको कहा जाता है। ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर दोस्तों इन्हीं के नाम पे ऊपर बना रखा है। इनको भी पद्म भूषण, नोबेल प्राइज फिजिक्स के लिए मिला हुआ है। नॉमिनेट हुआ था, मिला नहीं था, नॉमिनेट किए गए थे, बाकी मिला नहीं था। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट है फादर ऑफ इंडियन मिसाइल प्रोग्राम। मिसाइल वाले कौन थे? हमारे एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने डेवलपमेंट किया बैलिस्टिक मिसाइल का, लॉन्च व्हीकल मिसाइल का। पोखरण दो द्वितीय था। न्यूक्लियर टेस्ट जो हमने 1998 में किया था अटल जी के अंडर में,
अटल जी उस टाइम पे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो भी इन्हीं के देख रेख में किया गया। उसके अलावा अग्नि पृथ्वी मिसाइल, ये सब भी इन्हीं के अंडर में दोस्तों स्टार्ट हुई थी। ठीक है गाइस, तो एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में तो जितना बोला जाए उतना ही कम है। होपफुली आप सभी लोगों ने एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी सुनी होगी, अबुल पाकिर जिन्नलाब्दीन अब्दुल कलाम। ठीक है, गुलजार साहब की आवाज में नहीं सुनी तो 1 घंटा 10 मिनट की है। प्लीज कितने लोगों ने सुनी हुई है, यस या नो करके बताओ। यस बोलो जिन्होंने सुनी भी है, ऑटोबायोग्राफी गुलजार साहब की आवाज में यूट्यूब पे। यहाँ पे मात्र 54% लोगों ने सुनी हुई है। तो गाइज आज का होमवर्क है ये आप लोगों का, प्लीज प्लीज गो एंड वॉच इट। यूट्यूब पे लिखिएगा गुलजार एपीजे अब्दुल कलाम ऑटोबायोग्राफी। गुलजार एपीजे अब्दुल कलाम में लिखोगे ना, तो जो भी आपको 1 घंटा 10 मिनट की एक ऑडियो मिलेगा, जाके एक बार सुनना। आज का होमवर्क है, कल की क्लास नहीं पढ़ाऊंगा अगर आज नहीं देखोगे तो। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही जबरदस्त है। एक बच्चा बहुत देर से कमेंट कर रहा है कि आपका क्या विचार है नक्षत्र के ऊपर। देखो कहाँ गया अनुराग, बात ऐसी है कि आप अपना कर्मा करो, बाकी सब अपने आप से हो जाएगा। ठीक है, तो आज का होमवर्क है, सभी करके लाएंगे ना। कल मैं क्लास नहीं लूंगा, अदरवाइज ध्यान रखना। आज का होमवर्क है आपका, सभी लोग कल कंप्लीट, आज जो है इसको कंप्लीट करके कल क्लास में आएंगे। ठीक है, तो एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें तो दोस्तों इनका जन्म जो हुआ था वो वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाते हैं हम लोग 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर 1931 के अंदर रामेश्वरम के अंदर। गुलजार साहब कौन है, एक बच्चा पूछ रहा है। वाह भाई वाह, ग्रेट हो आप, आपको सैल्यूट। ठीक है, तो रामेश्वरम मद्रास के अंदर आया करता था, आज के टाइम पे इसको तमिलनाडु बोलते हैं। 2015 के अंदर इनकी मृत्यु हुई। कहाँ पे, आईएम शिलोंग के अंदर। आप सोचिए मृत्यु भी कहाँ पे जाके हुई है, समझ रहे हो, शिलोंग के अंदर, आईएम शिलोंग में 83 की उम्र के अंदर। ठीक है, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एरोस्पेस के अंदर इन्होंने काम किया। ये सीडीएस में इनका सिलेक्शन हो गया था, लेकिन ये एसएसबी में आउट हो गए थे, तो बहुत ज्यादा परेशान रहे थे। एक मिनट होल्ड करो। तो बहुत परेशान हो गए थे। और लेकिन मैं बोलता हूँ ना कि हमेशा आपकी हर हार के पीछे कहने की एक जीत होती है। आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट होना जरूरी है। आप बस चलते जाइए, जो भी फेलियर आएगा वो तो आएगा, लेकिन कोशिश करते जाइए, मेहनत करते जाइए। तो इन्होंने भी दोस्तों उसको छोड़ा और आगे पढ़ाई करी और कुछ काम किया। ठीक है, तो उसके बाद में आप आज आपको मालूम है एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, है ना। बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी, विंग्स ऑफ फायर लिखी। विंग्स ऑफ फायर इनकी ऑटोबायोग्राफी है, लेकिन इससे ज्यादा बेटर है अगर आप इनकी डॉक्यूमेंट्री सुनोगे तो, क्योंकि इसके अंदर टेक्निकल चीजें बहुत है। विंग्स ऑफ फायर में इंडिया 2020 लिखी। ये सोचते थे कि इंडिया 2020 में बहुत आगे चला जाएगा। बात तो सही थी लेकिन कुछ हो नहीं पाया। इग्नाइटेड माइंड्स करके है इनकी किताब। ओके, एक इनडोमिटेबल स्पिरिट करके है। ये कुछ फेमस किताबें हैं जो कि एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखी गई। ठीक है, इस डीआरडीओ में, इसरो में इन्होंने काम किया और भारत के क्या रहे, प्रेसिडेंट भी रहे दोस्तों, 2002 से लेकर 2007 के बीच में। ठीक है, चलिए, तो ये हो गए जो अपने, ये हो चुके हैं अपने एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है फादर ऑफ इंडियन टेलीकॉम सेक्टर, श्याम पित्रोदा। तो श्याम पित्रोदा की बात करें तो ये टेलीकॉम इंजीनियर थे, इन्वेंटर थे, एंटरप्रेन्योर है, पॉलिसी मेकर हैं दोस्तों, जिनके इन्होंने अपने टेलीकॉम सेक्टर के अंदर काफी काम किया है। फादर ऑफ इंडियन टेलीकॉम सेक्टर इन्हीं को माना जाता है। ठीक है गाइस, इनकी बात करें, अगर मैं सैम की बात करूं तो आईटी रिवोल्यूशन को लेकर भी बहुत काम इन्होंने किया। राजीव गांधी गवर्नमेंट जब थी ना,
राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे ही मोबाइल फोन्स हैं जो कि सबसे पहले भारत में यूज होने लगे थे। आप देखते होंगे पहले इतने बड़े बड़े मोबाइल फोन आया करते थे। ओके। और एक कॉल करने के लिए आपको 2 रुपए है जो कि लगते थे पर मिनट के। मतलब मैंने जब से मोबाइल मेरे पास है तब से तो 2 रुपए तो मैं खुद देख रहा हूँ। उससे पहले तो 20 रुपए भी लगा करते थे, पेजर आया करते थे, है ना। पहले तो पेजर आया करते थे जिसके ऊपर सिर्फ मैसेज आया करता था। ओके, उसके बाद में नोकिया के फोन आने लगे। सबसे पहले मोटोरोला इंडिया दुनिया की बेस्ट कंपनी थी। फिर आई नोकिया, फिर आई सैमसंग। अभी चाइनीज ने तो, ओप्पो वीवो ने तो रेली बना दी है। एक ही आदमी के सब। कॉल रिसीव करने पे भी चार्ज लगा करता था, है ना। वो जमाना हुआ करता था। तो धीरे धीरे काफी चेंजेस आए। ठीक है गाइस, तो 90s का वो टाइम था जब इंडिया के अंदर शुरुआत हुई, मतलब। और उस टाइम पे एडवाइजर प्रधानमंत्री के मनमोहन सिंह हुआ करते थे। ठीक है। उड़ीसा के अंदर इनका जन्म हुआ था, सैम पिट्रोडा का। और टेलीकॉम इंजीनियर एंटरप्रेन्योर, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो हुआ करते थे। इन्होंने इसके ऊपर काफी काम किया था। ठीक है गाइस, टावर इतने नहीं थे सर, वो कैसे आता था। टावर थे लेकिन बहुत ही कम थे, है ना। बीएसएनएल की एक सिम के लिए मैंने खुद ने देखा है। मेरे घर के पास में सामने बीएसएनएल का ऑफिस हुआ करता था, तो बीएसएनएल की सिम के लिए कम से कम, मतलब कई दिनों तक लोग लाइन में लगा करते थे बीएसएनएल की सिम लेने के लिए। ये जो 9414 जो टाइप का नंबर होता है ना, ये लोगों का बहुत फेवरेट नंबर था। ये नंबर आ गया तो इसका मतलब ये बहुत ही स्टैंडर्ड शो किया करता था कि हाँ, जिसका कॉल आ रहा है वो कोई क्लासी आदमी है। ठीक है। ये और वो जमाना था, और आज के टाइम का जमाना है, लोग बीएसएनएल का मोबाइल सुनते ही बीएसएनएल के भाग जाते हैं कस्टमर। ठीक है। तो मेरे पापा के पास बहुत फोन आया करते थे बीएसएनएल के नंबर के लिए। चलिए। ठीक है। और इनफैक्ट हमें तो एक फ्री मोबाइल भी मिला हुआ था, एक तरंग नाम का एक मोबाइल हैंडसेट आया करता था। वो फ्री हुआ करता था, तो बस पापा के आने की देरी हुआ करती, वो आते ही जो मचकाना चालू करते थे हम लोग, है ना। एक बार ऐसा हुआ 2008 में, जो तरंग मोबाइल है उसने फ्री सेवा जो थी अपने एम्प्लॉयज को वो देना बंद कर दी। एक फ्रेंड के पास और था तरंग, उसके पापा बीएसएनएल में थे। हमें किसी को पता नहीं चला, उसके पापा ने उसी को ही दे रखा था वो मोबाइल तरंग। और हम लोग, छोटा सा कोई बात होती थी ना 2 मिनट की, तब भी हम फोन करके बोला करते थे, जब उस जमाने में 2 रुपए कॉल रेट हुआ करती थी। तो हमने बहुत कॉल किए इधर उधर, बहुत मजे लिए किसी को, सबको हमेशा फोन किया करते थे। फिर बाद में दोस्तों, जब उसके पापा ही सुपरवाइजर थे, और उसके पापा ने के पास में लिस्ट आया करती थी कि कौन किस किस का मोबाइल का बिल 5000 से ऊपर का है और ड्यू पड़ा है। अब किसी को पता नहीं कि मोबाइल का इस बार बिल आने वाला है, तो वो ड्यू रह गया। तो ऊपर सबसे नंबर 1 पे खुद का ही नाम है जो कि लिखा हुआ था, जिसमें 13,000 रुपए ड्यू पड़ा था। रात के टाइम पे ऐसा हुआ करता था कि सारे दोस्त, किसी को आज उसकी गर्लफ्रेंड से बात करना है तो वो लेके चला गया, किसी को आज उसकी गर्लफ्रेंड से बात करना है तो वो लेके चला गया। और रात को 2-2 3-3 घंटे मोबाइल पे बात करने पे कितने, मतलब बिल लगा होगा, मतलब समझ रहे हो। 13,000 रुपए का बिल उस जमाने में आया, उसके पापा की हालत खराब हो गई कि यार ये कौन है, कितना यूज करते हो मोबाइल फोन। ठीक है। तो ये हुआ था, मतलब। ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों आज का आपका इम्पोर्टेंट सेशन, जिसके अंदर हमने इम्पोर्टेंट रिवोल्यूशंस है जो कि आज हमने डिस्कस करे। जितने रिवोल्यूशंस मैंने आपको बताए हैं इतने ही करने हैं, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है गाइस। तो आज आपका 14 चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट जो हम लोग करने वाले हैं चैप्टर, वो भी देख लेते हैं। हाँ, कल का जो हमारा होगा वो इम्पोर्टेंट स्टेडियम्स होगा। स्टेडियम की बात करें तो इंडिया के जितने भी इम्पोर्टेंट स्टेडियम है वो भी बात करेंगे, और वर्ल्ड के जो टॉप 10 स्टेडियम है वर्ल्ड लेवल के, वो भी देखेंगे। ठीक है guys, कल क्लास होगा। हाँ भाई, कल क्लास है, सेम टाइम पे ही है। कल क्लास है क्या? एक मिनट एक मिनट एक मिनट। कल बैंगलोर जाना है तो 11:50 पे जाना है।
10:30 कर लेंगे, आधे पौन घंटे की क्लास कर लेंगे। 10:30 11 कर लेंगे, आधे घंटे की कर लेंगे, कर लेंगे। कर लेंगे यार, 11:50 की फ्लाइट है वैसे तो जयपुर एयरपोर्ट ज्यादा दूर है नहीं। तो 10:30 बजे मैं निकलूंगा तो भी 11 बजे तक पहुंच जाऊंगा, तो 50 मिनट होंगे, ठीक है, मोर देन सफिशिएंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर लेंगे कल 40 45 मिनट की क्लास, डोंट वरी। ठीक है। अरे भाई कोई बात नहीं यार, वरुण नए सीजीआई ने ओथ ले ली है तो कोई बात नहीं मतलब। ठीक है, तो कल अपना 15वां चैप्टर है जो कि हम लोग कवर करेंगे। ठीक है गाइस, और कोई डाउट? काफी सारे बच्चों के डाउट है, वो भी पूछ लेते हैं। Sir, please start your current affair lecture of UPSC plus subscription now. I purchased that specially for you and you all know that how important current affair with prelims. उर्वशी एक्चुअली के अंदर बिल्कुल बहुत ज्यादा टाइम ऑक्यूपेंसी हो गई, उसके वजह से नहीं हो पाया। ठीक है उर्वशी, एक काम करते हैं, यूपीएससी के लिए करंट अफेयर मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, है ना। और मैं आपको करवा दूंगा, मैं अवेलेबल करवा दूंगा, डोंट वरी। लेकिन प्लीज डोंट डिपेंड, है ना, एक बार डिपेंड मत होना, क्योंकि और भी बहुत सारे करंट अफेयर के सेशन चल रहे हैं, तो एक बार कवर कर लेना उनको भी, है ना। सर मेरी पार्ट टाइम जॉब लग गई है फ्लिपकार्ट में। चलो बहुत अच्छी बात है सृष्टि। गाइस कोशिश क्या करो, है ना, अपने कहीं ना कहीं अगर जॉब स्टार्ट करने की प्रिपरेशन कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2 4 घंटे कहीं ना कहीं काम किया करो स्किल के ऊपर। 9 बजे वाली पीडीएफ मिल जाएगी आपको। 3 मंथ चैलेंज का तो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, वो आप यूट्यूब से कवर कर सकते हैं। जनवरी का करंट अफेयर सैटरडे को कर लेंगे। सीजीएल के लिए कोई बैच बता दीजिए, सुबह 9 बजे होता है, प्रभात क्लास होती है सुबह, सॉरी, अभी अभी रिसेंटली अभी 11 बजे क्लास है सीजीएल के लिए। और जितने भी एसएससी के आपके एग्जाम है प्लस में, जहाँ पे मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ज्वाइन कर लो, BHU 10 डोनेशन लगा देना, सारे सब्जेक्ट की सारी क्लासेस मिल जाएगी। ठीक है guys, तो ये था आज का आपका सेशन, होपफुली। 9 बजे वाला पॉलिटी का क्लास अभी 11 बजे है ना, मेरे ख्याल से 11 या 12 बजे, एक बार चेक कर लो। विजय, डिप्रेशन के बारे में बात करनी है तो बताओ यार, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे कर सकते हैं, करंट अफेयर पे बुलेट सर देख लेना उसमें। ठीक है, हम डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी। फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी कौन से, इसरो के तो बता दिया ना मैंने आपको। तारा भाई हुए ना, रोहित। ठीक है, ओके, चलो मिलते हैं फिर वापस से, है ना। कोड है अपना BHU 10, ये लगा देना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या फिर बुनेस्टन लिख देना। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन।